Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, this is Narendra Kumar All India Rank 369 UPSC Civil Service Examination 2020. Welcome to the third live class of this special live class series. As you know, अगर आपने follow किया हुआ तो in the last two classes we have covered the strategy to crack prelims and mains examination. So इस particular वीडियो में जो हम बात करेंगे हम उन कुछ मिस्टेक्स की बात करेंगे. मैंने 10 मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी हैं जो कोई भी एस्पिरेंट करता है तो वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं. पहले वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दोस मिस्टेक्स एंड देन वी विल सी कि उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाए जिससे कि जो आपका यूपीएससी सिलेक्शन है वो आसान हो जाए एंड आपका जो पूरा जो रास्ता है इट बिकम्स इजी. सो लेट अस बिगिन. Here is something about me. As I've already told you, I've secured All India Rank 369 this year. I've done my BTech in Materials and Metallurgical Engineering from IIT Kanpur. I passed out in 2012. Then I was in jobs. Then I finally decided to try my hand at UPSC. And in Indian Forest Service Examination of 2017, I secured All India Rank 81. So presently, I am an Indian Forest Service Officer of 2018 batch, and I'm posted at Palamu Tiger Reserve. My optional was chemistry during my preparation, and these are my hobbies. So let us begin. Before starting, I just one more thing I would like to thank Unacademy for providing me this platform to relate with so many aspirants. So this is a very good opportunity for me to interact with all of you. And अगर जो मेरा रिवॉर्ड है इस चीज़ में वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड मेरे लिए वो जो रिवॉर्ड है वो मेरे लिए यही रहेगा कि अगर एक भी एस्पिरेंट को मेरी बताई हुई बातों में से कुछ भी हेल्पफुल लगता है और वो अपनी स्ट्रेटजी में उसे इंक्लूड करके इफ ही और शी अटेन्स द सक्सेस देन दैट विल बी माय रिवॉर्ड. जैसा कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि एक फ्री लाइव क्लास सीरीज अनअकैडमी पे स्टार्ट होने वाली है इन विच आई विल बी कवरिंग ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. आई वॉन्ट टू रिमाइंड अगेन दैट विल बी कम्प्लीटली फ्री. अनअकैडमी पे वो अवेलेबल होगी, पूरी तरीके से फ्री होगी. एंड उस लाइव क्लास सीरीज को एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ ये कोड यूज करना होगा NK369. Once you'll go on Unacademy and you will use this code, you will be able to access all the live classes which are free and they are special classes. So let us begin. Obviously, Unacademy is doing a good job. I think there are many top educators already there and the classes are interactive. You can ask doubts and you can access the classes anytime and anywhere. So let us begin. वो 10 मिस्टेक्स क्या हैं जो, और ये जो 10 मिस्टेक्स मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ उन 10 मिस्टेक्स में सिर्फ वही नहीं है जो मैंने कहीं से पढ़ के दे दी हैं या फिर किसी और टॉपर से सुन के दे दी हैं. ये वो मिस्टेक्स हैं जो मुझे लगता है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन में करी और 2016 से मैंने स्टार्ट करके फाइनली 2020 में आई कुड क्रैक द एग्जामिनेशन. तो हाउ टू अवॉइड मेकिंग योर जर्नी सो लॉन्ग, हाउ कैन यू अटेन द सक्सेस इवन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली जो मिस्टेक थी जो मैंने करी और मुझे लगता है अगर आप बाई चांस आप में से कोई कर रहा है तो प्लीज फोकस ऑन देम एंड दैट एंड स्पेशली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो शायद अपना पहला अटेम्प्ट अभी देने जा रहे हैं कि अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर ना करना यूपीएससी साइकिल में एंटर करने से पहले. आई थिंक मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि इन जनरल जो प्रिपरेशन है अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है तभी आपको यूपीएससी के साइकिल में एंटर करना चाहिए. उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ये जो साइकिल है ये बहुत ही छोटी होगी और आपको बहुत जल्दी यूपीएससी के अंदर मोक्ष प्राप्त हो जाएगा. अदरवाइज अगर आप स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैंने अपने टाइम पे किया 2017 में जब मैंने अपना प्रीलिम्स दिया 2016 के एग्जाम में, पहली बात तो मैंने ऑप्शनल चूज करने में बहुत गलती करी बिकॉज मैं जॉब में था. तो 2016 का जब मैंने प्रीलिम्स दिया तब मैंने ऑप्शनल बिकॉज मुझे लगा कि मैं जॉब के साथ साथ हिस्ट्री आराम से पढ़ पाऊंगा तो मैंने हिस्ट्री भर दिया. मेरा कोई हिस्ट्री से बैकग्राउंड नहीं है, मैंने हिस्ट्री कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, मुझे बुक्स नहीं पता थी, मुझे सिलेबस नहीं पता था. बट जस्ट बिकॉज मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट था और जस्ट बिकॉज मैं जॉब में था एंड आई डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन तो मैंने ऑप्शनल अपना हिस्ट्री भर दिया. बट वही बोलते हैं कि जो होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है. सो वॉट हैपेंड इज दैट आई कुड नॉट क्लियर दैट प्रीलिम्स. 2016 में मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ. सो इन 2017 I opted for chemistry, but 2017 में because I was still in job, तो 2017 में prelims clear होने के बाद, prelims attempt देने के बाद में I started preparing for my chemistry. That was my huge mistake, जिसकी वजह से मेरा जो सिलेक्शन है वो इतना डिले हुआ एंड उसके बाद भी जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाया. तो
प्लीज ये मिस्टेक कभी ना करें कि अपना ऑप्शनल आप यूपीएससी साइकिल में आने के बाद प्रिपेयर करना स्टार्ट करें. ऑलवेज कीप योर ऑप्शनल रेडी बिफोर यू स्टार्ट टेकिंग अटेम्प्ट एट यूपीएससी. तो ये बहुत ही जरूरी सीख है, बिकॉज इस साल भी मेरे हर साल जीएस में मार्क्स अच्छे होते हैं, ऐसे में मार्क्स मेरे अच्छे होते हैं, बट ऑप्शनल में मार्क्स हर साल थोड़े कम रहते हैं. इस साल भी मेरे थोड़े कम रहे हैं. तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि मेरा जो सिलेक्शन है वो बहुत डिले हुआ. तो मुझे लगता है कि अगर मैं सिंगल कोई पॉइंट निकालूं कि मेरा सिलेक्शन इतना टाइम क्यों लगा, तो उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन ये था कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रेडी होना तो बहुत दूर की बात है, स्टार्ट भी नहीं हुआ था जब मैंने 2017 का एग्जाम लिया, जिसमें मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन हुआ. तो दैट वाज वन थिंग विच स्टॉप्ड मी फ्रॉम गेटिंग इनटू द सर्विसेज अर्लियर. देन सेकंड मिस्टेक इज, जैसे मैंने प्रीलिम्स की वीडियो में बताया था, कि अगर आप इनफ मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है. वाई? बिकॉज स्पेशली आज के टाइम में यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल हो रही है, यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी रैंडम हो रहे हैं. सो यू नीड टू प्रैक्टिस each and every kind of question, and what and how can you do that? You can do that only in the mock test. So आप जब अपने मॉक टेस्ट करेंगे, जितने ज़्यादा अलग अलग तरीके के मॉक टेस्ट करेंगे, फुल लेंथ भी करेंगे, सेक्शनल भी करेंगे, करंट अफेयर बेस्ड भी करेंगे, स्कीम बेस्ड भी करेंगे, तो जितने ज़्यादा आप टेस्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतने ही ज़्यादा रैंडम क्वेश्चंस को टैकल करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी. दूसरी बात, इन मॉक टेस्ट को बहुत स्ट्रेटेजिकली करना है, ठीक है. और अगर उनको एनालाइज नहीं करते हैं आप, मैंने प्रीलिम्स वाले वीडियो में बताया था कि एनालाइज करने का क्या मतलब होता है. एनालाइज करने का मतलब है कि आप जो पेपर कर रहे हैं उनमें से आपने कौन से क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चंस में आपको श्योर था, उनमें आपका परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी कितना था, बाकी जो क्वेश्चन में आपने एजुकेटेड गेस किया उनमें आपकी परसेंटेज एक्यूरेसी कितनी थी, कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा सेक्शन इज वीक, कौन सा सब्जेक्ट आपका या कौन सा सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है. तो एनालाइजिंग ऑल दीज थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट करते चले जाएं 30 40 50, आपको उनको बाद में एनालाइज करना भी बहुत ही जरूरी है. तो इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अगर नहीं करते हैं और आप उनको एनालाइज नहीं करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपको रोकती है सिलेक्शन से. तीसरा, अगर आप रिसोर्स लिमिट नहीं रखेंगे, आपको लगता है कि जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं ओआरएन में या करोल बाग में या मुखर्जी नगर में, आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप बुक होल्डर बनेंगे या आप बुक कलेक्टर बनेंगे, तो देन आई थिंक मे बी बुक रीडिंग विल बिकम योर हॉबी, बट सर्विस में आना आई थिंक इट विल बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट. तो अभी के लिए आप बुक्स की पढ़ने की जो आदत है आप उसको थोड़े दिन के लिए रोक सकते हैं. अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें, और जैसे मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि आप किसी भी चीज को बार बार पढ़ें. रीडिंग समथिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन इज द की, नॉट रीडिंग मल्टीपल थिंग्स. पहले अपनी एक बेसिक लिस्ट बना लें, जैसे कि प्रीलिम्स के वीडियो में आई टॉक टू यू अबाउट, कि आप पहले अपनी बेसिक लिस्ट बना लें बुक्स की एंड रिसोर्सेज की, एंड उनको लिमिट कर दें. उसके आगे उसके पीछे आप सिर्फ वैल्यू एडिशन करें, बट आप हर बार नए रिसोर्स पे नहीं जाएं. कि मान लीजिए मार्केट में कोई एंशिएंट इंडिया की कोई नई बुक आती है, तो प्लीज डोंट गो एंड बाय इट जस्ट टू कीप इट इन योर शेल्फ. If you are not able to read any book 5 6 times 7 times, then I think there is no point of buying that book. So please keep your resources limited. That is the third mistake which people do, that they do not keep their resources limited and they tend to read everything and everything which is available in the market. So please avoid this thing. Next is neglecting the importance of answer writing. आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस, जैसे कि मैंने कल मेंस वाले वीडियो में जो इससे पहले जो वीडियो एक था मेरा, उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो आंसर राइटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. तो आंसर राइटिंग की अगर इंपॉर्टेंस को आप मिस करेंगे या निगलेक्ट करेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है. क्योंकि मैंने बताया कि एग्जामिनर को सिर्फ वो देखेगा, वो नॉलेज देखेगी जो आप पेपर पे प्रेजेंट करेंगे, ना कि जो आपके दिमाग में है. आप अपने दिमाग से कितना सारा मटेरियल पेपर पे ला पाते हैं, दैट विल फैच यू मार्क्स. प्लस आप उसको कितने इंटेलिजेंटली, कितना स्मार्टली, कितना इनोवेटिवली, कितना क्रिएटिवली आप उसको अपने पेपर में, अपने आंसर शीट में लाते हैं, दैट विल ऑल्सो डिसाइड योर मार्क्स और सिलेक्शन. तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आंसर राइटिंग, क्योंकि कंटेंट सभी के पास है बट उस कंटेंट को लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैंने मेंस वाले वीडियो में बताया कि सही से आंसर्स लिखें, डेटा यूज करें, फ्लो चार्ट यूज करें, डायग्राम्स यूज करें, और उसकी हैबिट पहले से बनाएं. हैबिट कहाँ से बनेगी? हैबिट बनेगी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से, जो कि आप अपने रूम में करेंगे. अगली गलती जो लोग करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी ना होना. और आप इस बार कोई टॉपर आए, आपने उनकी स्ट्रेटजी कॉपी कर ली, अगली पिछली बार कोई और टॉपर थे, उनकी स्ट्रेटजी कॉपी कर ली, एक टॉपर का वीडियो देखा, फिर कुछ दिन उसकी स्ट्रेटजी कॉपी करी, फिर दूसरे टॉपर का देखा. तो प्लीज अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पर्सन इज यूनिक एंड स्पेशल in their own way.
तो आपका एक अपना दिमाग है, आपको भगवान ने दिमाग दिया है, आपको भगवान ने कुछ स्किल सेट दिए हैं, एंड यू हैव टू यूज दो स्किल सेट्स ओनली, यू कैन नॉट कॉपी अदर्स। सो प्लीज अडॉप्ट अ स्ट्रेटजी, मेक अ स्ट्रेटजी जो आपकी खुद की हो। और वो पता कैसे चलेगा? व्हेन यू विल बी इन द मिडिल ऑफ योर प्रिपरेशन, जब आप चीजें पढ़ रहे होंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज आपको सूट करती है, क्या नहीं करती है। आपको नोट्स बनाना सूट करता है या आपको बुक से पढ़ना सूट करता है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना सूट करता है या फिर न्यूज़पेपर की एनालिसिस सुनना सूट करता है। यू वांट टू रीड द बजट डायरेक्टली फ्रॉम द डॉक्यूमेंट और यू वांट टू रीड द एनालिसिस। तो ये सब चीजें आपको खुद से ही पता चलेंगी। तो प्लीज ट्रस्ट इन योर ओन स्ट्रेटजी। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी ही उसको मंजिल पे लेके जाती है। आप किसी दूसरे का स्टाइल कॉपी नहीं कर पाएंगे, और अगर कॉपी करेंगे तो you'll एंड अप जस्ट कॉपिंग देम। आप कभी उनकी सक्सेस कॉपी नहीं कर पाएंगे, शायद स्टाइल ही कॉपी करते रह जाएंगे। सो प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। अगली जो मिस्टेक है जो लोग करते हैं वो होती है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट से क्या मतलब है कि मुझे करंट अफेयर पढ़ने, तो करंट अफेयर के लिए मैंने 5 अलग अलग कोचिंग की मैगजीन्स पढ़ ली, उसके अलावा मैंने 2 ऑनलाइन साइट भी पढ़ ली, उसके अलावा मैं न्यूज़ एनालिसिस का वीडियोस भी देख रहा हूँ, उसके अलावा मैं और अपनी तरफ से गूगल सर्च कर रहा हूँ। नो, देयर इज नो नीड। आपको कोई पेपर नहीं लिखना है, आपको कोई पीएचडी थीसिस सबमिट नहीं करनी है। यू जस्ट हैव टू नो जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है। जैसा मैंने अपने वीडियोस में भी बताया है कि एक कोई मैगजीन आप रिलीजियसली फॉलो करें, किसी भी कोचिंग की जिसमें भी आपको ट्रस्ट है या जिससे भी आपको लगता है कि जनरली टॉपर्स फॉलो करते हैं, एंड एक आप न्यूज़ एनालिसिस या नेट के थ्रू यू कैन टेक हेल्प। बट उसके अलावा हर चीज में आप डुप्लीकेशन ना करें। कि आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम भी पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा भी पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री के लिए शेखर बंदोपाध्याय भी पढ़ रहे हैं, तो प्लीज यू डू नॉट नीड दैट मच एफर्ट। तो अपने एफर्ट्स को डुप्लीकेट ना करें कि पॉलिटिकली हमने लक्ष्मीकांत भी पढ़ ली, पॉलिटिकली हमने कोचिंग के नोट्स भी पढ़ लिए, पॉलिटिकली हमने डीडी बासु भी पढ़ ली। तो ये जो सारी बुक्स हैं ये सब नहीं करनी है। रिसोर्स लिमिटेशन वाला ही पार्ट है कि डुप्लीकेशन नहीं करना है एफर्ट का। अपने एफर्ट्स को जितना हो सके चैनलाइज करना है एफिशिएंट वे में, ना कि उन्हीं चीजों को बार बार डुप्लीकेशन करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि एफर्ट्स को डुप्लीकेट नहीं करना है, कि सेम चीजें बार बार नहीं। अगर मान लीजिए आपको कोई टॉपिक है, करंट अफेयर कोई टॉपिक है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस है, अगर आपको इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आपको किसी एक पर्टिकुलर बुक से समझ में आ गए हैं या आपको किसी एक वीडियो समझ में आ गए, तो यू डू नॉट नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, एंड आप जान भी नहीं पाएंगे, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग कि एप्लीकेशन अपने जो एफर्ट्स हैं वो उनका डुप्लीकेशन ना हो। अगला पॉइंट ये अगेन जो आई थिंक पिछले 3-4 साल के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट ईयर के हिसाब से तैयारी करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, उनके हिसाब से तैयारी करें, बिकॉज वो आपकी गाइडिंग लाइट है। सिलेबस को देख के तैयारी करें, बिकॉज सिलेबस के अलावा और कोई आपके पास कोई भी मेजरिंग स्टिक नहीं है जिससे कि आप देख सकते हैं कि यूपीएससी क्या पूछेगी। लेकिन अपने दिमाग से ये हटा दें कि यूपीएससी आपको सरप्राइज नहीं करेगी। यूपीएससी मार्केट में हमेशा ये बात देखती है क्या मटेरियल जो मेरा मुझे एक्सपीरियंस से लगता है, अपने इतने साल के एक्सपीरियंस है कि मार्केट में क्या मटेरियल चल रहा है, कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, जनरल पब्लिक के पास क्या चीज अवेलेबल है। एनसीईआरटी आर समथिंग जो सबके पास अवेलेबल है, कोचिंग सबके पास अवेलेबल नहीं है। तो यूपीएससी हमेशा इस बात में रहेगी कि जो लोग कोचिंग में चीजें सीख रहे हैं वो उन्हीं क्यों ना पूछे। तो हमेशा इस चीज के लिए रेडी रहें कि यूपीएससी आपको सरप्राइज करेगी। अपने दिमाग में गलतफहमी ना रखेगी मैंने पिछले साल के हिसाब से क्वेश्चंस कर लिए, पिछले साल के हिसाब से आंसर कर लिए और बस इस सफिशिएंट है। नो, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। कुछ ज्यादा नहीं करना है, बट आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर वहां पे जाके आपको इनोवेट करना पड़ा, सडनली सिचुएशन चेंज हो गई, तो यू आर रेडी फॉर दैट एज वेल। वो कैसे होगा? अगर आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे अपनी आंसर राइटिंग में, अपने मॉक टेस्ट में, अपनी रीडिंग में। जब आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे तो आप सरप्राइज भी नहीं होंगे यूपीएससी के किसी भी नए पैटर्न चेंज या किसी भी नई चीजों से। ओके, अगला पॉइंट है कि लुकिंग एट होल फॉरेस्ट रादर देन फोकसिंग ऑन चिड़िया की आंख। दिस इज व्हाट मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि यू वांट टू बिकम एन आईएएस और यू वांट टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज और यू वांट टू बिकम एन आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और एनी अदर सर्विस यू वांट टू ज्वाइन, सो आपको अपना जो टारगेट है यू हैव टू फोकस ऑन दैट। एक बार में मल्टीपल टारगेट्स मत रखिए। यू नीड टू हैव अ बैकअप प्लान। वो ठीक है कि आप अपने दिमाग में एक बैकअप प्लान करके रखे हुए हैं, बट वो जो बैकअप प्लान है आपका वो आपका पैरेलल नहीं चल सकता है आपके ओरिजिनल प्लान के। अभी आप अपनी रिलीजियसली पूरी ऑनेस्टी से, पूरी मेहनत से अपना जो ओरिजिनल प्लान है उस पर फोकस करें।
अगर आप चिड़िया की आंख देखने के बजाय, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपना जो फोकस है, आप सिर्फ और सिर्फ जो अपना गोल है, अगर आप उसको देखने के बजाय पूरी की पूरी दुनिया भर देखेंगे कि मैं ये फॉर्म भी भर दूं, मैं वो फॉर्म भी भर दूं, मैं इस जॉब में भी चला जाऊं, मैं उस जॉब में भी चला जाऊं, मैं अपनी ये तैयारी भी कर लूं, वो तैयारी भी कर लूं, तो आई थिंक आपकी जो मेन प्रिपरेशन है यूपीएससी सिविल सर्विस की, वो अफेक्ट होगी डेफिनेटली। तो ये गलती ना करें। डेफिनेटली यू नीड टू हैव अ बैकअप प्लान। आई कैन अंडरस्टैंड दोस्त जिनको लगता है कि अटेम्प्ट ज़्यादा हो गए हैं, या फिर फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या फिर पीयर्स का प्रेशर है, तो उसकी वजह से आपको बैकअप प्लान रखना है। बट प्लीज़ पहले जब तक आप कंप्लीटली अपने जो मेन प्लान है, जो मेन गोल है, तब तक आप कंप्लीटली उसकी तैयारी नहीं कर लेते हैं, आपको लगता है कि आपने सब कुछ दे दिया और तब भी नहीं हो रहा है, देन आई थिंक यू कैन थिंक अबाउट योर बैकअप प्लान। बट मुझे लगता है कि आप जब सब कुछ देंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। दो ऑब्वियसली लक चाहिए, आपको लक की जरूरत पड़ेगी, यू नीड सम लक, बिकॉज लक के बिना तो आई थिंक कोई भी इस लिस्ट में शायद ना आ पाए। लक आपको चाहिएगा, बट उसके अलावा जो अपना वाला काम है वो आप एटलीस्ट अच्छे से करें। तो मल्टीपल फोकस ना रखें, फोकस सिर्फ एक ही चीज पे रखें और अपना शार्प फोकस रखें। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट। ये गलती कभी ना करें। अगली गलती जो है, वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन इररेलेवेंट थिंग्स। आई थिंक ये सारे टॉपर्स ये चीज हाईलाइट करते हैं। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि फालतू की जो चीजें हैं, कि रूमर्स आ रहे हैं कि यूपीएससी का सिलेबस चेंज होने वाला है, इस बार तो ऑप्शनल खत्म होने वाला है, इस बार तो यूपीएससी सीट बढ़ाने वाली है या सीट घटाने वाली है गवर्नमेंट, तो या आईपीएस की सीट बढ़ रही है, आईएएस की सीट बढ़ रही है, या अब तो पेपर टफ होने वाला है, या पेपर में करंट अफेयर नहीं आने वाली है। ये जो फालतू की चीजें होती हैं, जो आपको शायद ओआरएन में भी होती होंगी, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी होती होंगी, आपके जो ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप बन जाते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह पे, वहाँ पे भी होते होंगे, सोशल मीडिया पे भी होते होंगे, तो इन सब चीज़ों में प्लीज़ अपना टाइम मत वेस्ट करें। सोशल मीडिया में ज़बरदस्ती आप किसी भी इंसान के वीडियो में जाके कमेंट कर रहे हैं, या कमेंट में आप लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में, प्लीज़ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन दीज थिंग्स। सोशल मीडिया का कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें, जैसे कि मैंने आपको लास्ट कल वाले वीडियो में भी बताया था कि आप सोशल मीडिया का और इंटरनेट का कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें। इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि जिनमें बहुत सारा टाइम चला जाता है आपके दिन का और पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है, एंड देन यू कीप ऑन ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम योर टारगेट rather than going towards it. You keep on drifting away, so please do not make this mistake. Last but not the least, there might be many, but this thing, this is a very very important point जो मुझे लगता है कि I would like to highlight, कि जो मेंटल हेल्थ है, दो फिजिकल हेल्थ को भी इग्नोर नहीं करना है, बट अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें। इफ यू आर अंडर प्रेशर, इफ यू आर फीलिंग लो, इफ यू आर फीलिंग नेगेटिव, प्लीज टॉक टू पीपल, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, या कोई भी इंसान, ऐसा इंसान जिससे आपको बात करके अच्छा लगता है, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसे करने से आपको अच्छा लगता है, आपकी हॉबीज हो गई, उन सब चीज़ों को करने से उन सब चीज़ों को अपने साथ हैंडी रखें, एंड प्लीज इन्वॉल्व इन टू दैट। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि आखिर आफ्टर ऑल दिस इज जस्ट एन एग्जाम। आप एक सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस एग्जाम में फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में फेल हो गए, ये सिर्फ एक एग्जाम है। बहुत सारे लोग हैं जो जो एग्जाम में फेल होने के बाद भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देख रहे होंगे आजकल, कि सर्विस से रिजाइन कर देते हैं, और सर्विस से रिजाइन करने के बाद दे आर डूइंग सो वेल। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें। और दूसरा, बाकी लोग क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, रिश्तेदार सोचेंगे, क्या सोचेंगे, रिलेटिव हो गए, या पीयर ग्रुप है, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में अगर हम फेल हो गए तो, प्लीज डोंट थिंक अबाउट देम। यू आर आंसरेबल जस्ट टू योर सेल्फ। आप किसी और को आंसरेबल नहीं है। आप मैक्सिमम अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली को आंसरेबल हैं, बट सबसे पहले यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ। आप अपने लिए तैयारी कर रहे हैं। आपने अगर ये अपने मन में बनाया है कि मुझे समाज सेवा करनी है, या मुझे लोगों का भला करना है, या मुझे कुछ देश के लिए करना है, तो वो भी आपका अपना मन है। इट इज नॉट that you are doing it for someone else. So please do not worry about what others are thinking about you. So अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। जब भी ऐसी कोई फीलिंग आती है, लो फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, तो लोगों से बात करें, और अपनी तैयारी जब भी आप बेटर फील करें, यू स्टार्ट यू रिज्यूम योर प्रिपरेशन अगेन। सो आई थिंक मैंने ट्राई किया है इन कुछ बातों को अपने इस वीडियो में इंक्लूड करने का। मिस्टेक्स आई थिंक और भी बहुत सारी होंगी जो आप खुद भी आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, यू कैन इंक्लूड दोज एज वेल। बट ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे पर्सनली अफेक्ट किया, ये कुछ मेरी गलतियां थी जिन्होंने मुझे इतनी देर तक रोका सिविल सर्विस में आने से। सो please try not to repeat these mistakes. Please try to learn from my mistakes as well as these general mistakes, and keep preparing. All the best. Thank you so much.
Unacademy. Let's crack it.